हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। सर बड़ी मुश्किल हो जाती है थियरी, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर्स इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट ये सब समझ नहीं आते हैं। कोई इशू नहीं है यार, मैं आप लोगों को समझा कर जाऊंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत आसानी से समझा दूं। खैर, इसके बाद अभी इवोल्यूशन के इस सफर के अंदर हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने काफी सारी थियरीज को समझा, हमने लमार्क साहब की थियरी को समझा बेटा, हमने लमार्क साहब की थियरी को समझा। हमने बोला कि लमार्क की थियरी इतनी बेहतर थी नहीं। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बातें की। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं हो सकते क्योंकि उनका कोई जेनेटिक आधार नहीं होता है। इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ऑगस्ट वीजमान तो एक्सपेरिमेंटली क्रिटिसाइज करने निकल चुके थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इनको क्रिटिसाइज किया। फिर बात किया, डार्विन साहब आए। ये डार्विन साहब ने जो थ्योरी दी ना, वो थी नेचुरल सिलेक्शन थियरी, डार्विनिज्म। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट था यार इनका। इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके लोग मतलब कायल हो गए, इतना कमाल का ऑब्जर्वेशन था इनका। और जब इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थियरी दी तो ये थियरी ने उस टाइम पर, डार्विन बहुत बड़ा नाम बन चुका था, इस टाइम पे मचा दिया था इन्होंने। हमने कहा कि यार थियरी तो बहुत अच्छी है, कुछ लोग आए इनको क्रिटिसाइज करने। डार्विन साहब एक बात बताओ, वेरिएशन जिनकी आप बातें कर रहे हो उस वेरिएशंस कहाँ से आया, उनका सोर्स बता दो। इनके ऊपर जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सब के सब जेनेटिक्स को लेकर इनके पीछे पड़े थे। सर 1860 के अंदर, ये लगभग 1856 से 65 के बीच में सारी कहानी चल रही है। 1900 के अंदर, 1900 के अंदर जेनेटिक्स डिस्कवर की थी ह्यूगो डिवरेस, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने। तो इससे पहले जेनेटिक्स की नॉलेज इनको क्या किसी को भी नहीं थी। आप तो जेनेटिक्स पढ़कर आए हो, आज आपको जेनेटिक्स नॉलेज है, आप वेरिएशन का सोर्स तरीके से बता दोगे डिटेल में। ये लोग, ये डार्विन साहब नहीं बता पाए। फिर जब 1900 के अंदर लगभग, देखो ये जो बातें हैं ये 1856 से के अराउंड की बातें हैं। ये इन्होंने तो 1809 के अंदर अपनी थियरी दी थी, है ना। 1809 में लमार्क साहब ने थियरी दी। इस साल तो ये पैदा हुए थे। 1856 के अराउंड इन्होंने बुक लिखी थी। फिर 1901 के अंदर ह्यूगो डिवरेस साहब आए, म्यूटेशन थियरी दी इन्होंने, म्यूटेशन थियरी दी। अब जब इन्होंने म्यूटेशन थियरी दी तो इन्होंने बोला कि भाई जो एवोल्यूशन होता है म्यूटेशन से होता है। ये डार्विन ने जो वेरिएशन की बात की है ना, इनसे कुछ नहीं होता। तो हमें आज की डेट में जब हमें पूरी जेनेटिक्स की बेहतर नॉलेज हो गई, हमने बोला कि डिवरेस साहब आप बातें तो सही बोल रहे हो, लेकिन आधार आज भी इनकी बेस, इनकी जो थ्योरी थी वो बहुत बढ़िया थ्योरी है। जेनेटिक्स को उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, आज मुझे बताओ, आज हम इनके अंदर अगर जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट लगा दें तो इसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। तो यार हमने बोला कि आज की जो मैं थ्योरी बनाऊंगा, दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, उसका मैं आधार क्या ले लूंगा, उसका मैं बेस क्या ले लूंगा बच्चों, उसका मैं बेस ले लूंगा डार्विन। तो मैंने क्या बोला, डार्विनिज्म। लेकिन इसके अंदर आज मैं क्या करूंगा सर, जेनेटिक्स से कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। जितने भी लोगों ने जितनी बातें की है सब लगा दूंगा और एक नया नाम दूंगा, क्या, नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म बोलूं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलूं, बात तो एक ही है। अच्छा सर, ये जेनेटिक्स से कॉन्सेप्ट कौन से लगा रहे हो? यार बड़े सारे साइंटिस्ट आए, बड़े सारे लोग आए और उन्होंने जेनेटिक्स की बातें की। हमने क्या बोला, यार इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक्स मिक्स कर दो अगर, तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल जाएगा। हमने यही काम किया यार, हमने यही काम किया, ध्यान देगा। हमने क्या किया, इस थियरी के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म है। क्यों? जो हमारे साइंटिस्ट डिवरेस साहब, स्टेबेंस, डॉब्जेंस्की, सीवल राइट, इन्होंने कई सारी बातें की एवोल्यूशन को लेकर, हमें सारी बातें बहुत बेहतर लगी। हमने कहा कि हम आधार तो डार्विन को मानेंगे, इनकी सबकी बातों को ऐड कर देंगे और एक जबरदस्त थियरी देंगे, नाम है नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न सिंथेटिक थियरी। तो इन्होंने क्या किया, अब जो थियरी थी बच्चे, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या था, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ओवर प्रोडक्शन, कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म अपने आप को रैपिड मल्टीप्लाई करना चाहता है। यह बात हमने डार्विनिज्म में की थी। फिर दूसरी बात इन्होंने किया, क्या, लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, किसी भी एरिया के अंदर स्पेस और फूड तो लिमिटेड ही होगा। एक सोसाइटी के अंदर अगर 100 घर हैं तो 100 घर में 100 फैमिलीज ही रह पाएंगी।
तो पहले 10 फैमिलीज आई, 20 फैमिलीज आई, 50 आई, 100 आई, अब 100 की 200 फैमिलीज नहीं हो जाएंगी, लिमिटेड स्पेस है। ऐसे ही अर्थ के ऊपर अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं प्रेजेंट है, लिमिटेड फूड एंड स्पेस है। अब लिमिटेड फूड एंड स्पेस है तो क्या होगा, लड़ने लगेंगे सोसाइटी में लोग फ्लैट लेने के लिए, फ्लैट के रेट महंगे हो जाएंगे, स्ट्रगल होगा उनके बीच में। तो यहां पर फिर आया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करा। स्ट्रगल में क्या था आप लोग जानते हो, आपस में अपनी स्पीशीज के साथ किया। जैसे घास है बच्चे, घास कौन खा रहा है, गोट घास खा रही है, तो आपस में गोट में ही सारी गोट घास खा रही है, आपस के गोट में ही क्या है, कंपटीशन है। अब वो घास खाने डियर भी आ गया, तो गोट का कंपटीशन डियर भी हो गया ना, क्योंकि सेम चीज के लिए दोनों लड़ रहे हैं। घास तो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड घास तो नहीं उग रही है वहां पे। अगर बहुत ही ज्यादा डियर और वो आ जाएंगे तो घास खत्म कर देंगे, उगने का रेट कम होगा, खाने का रेट ज्यादा होगा, घास एक दिन खत्म हो जाएगी। तो कंपटीशन तो दोनों में। तीसरा कंपटीशन एनवायरनमेंट को लेकर हुआ, एनवायरमेंटल स्ट्रगल हुआ बेटा जी। भाई पानी कम है, सूखा पड़ चुका है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया है, तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी बहुत सारे झेलने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बच्चों फिर क्या होगा, फिर आएंगे वेरिएशंस, और जो बदलाव होंगे ये बदलाव कैसे होंगे सर, ये बदलाव तो पहले से ही होंगे, ये बदलाव ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से ही होंगे, उसके बाद नेचर सेलेक्ट करेगी। इन्होंने बोला कि ये बदलाव के बेसिस पर नेचर को जिसमें बेहतर बदलाव दिखेंगे उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अभी तक तो हमने सारी बातें डार्विन वाली की हैं, लेकिन आप एक चीज समझो, जो वेरिएशन थे ना, जिन वेरिएशन की डार्विन साहब बातें करते थे, वो वेरिएशन सेक्सुअल प्रोडक्शन से आते हैं, मियोसिस से होते हैं, तो इसका मतलब है वो सब क्रॉसिंग ओवर से आएंगे। वो सब किससे आएंगे, क्रॉसिंग ओवर से आएंगे। या मैं बोल सकता हूं जीन के नए कॉम्बिनेशंस जब बनेंगे तब आएंगे, जीन के नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे तब आएंगे। ये बातें डार्विन साहब ने बोली कि इससे बदलाव आएंगे। डिवरीज साहब आए, कहते नहीं, बदलाव तो म्यूटेशन से आएंगे। हमने बोला इनसे भी आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको भी इंक्लूड करो, डिवरीज साहब की बढ़िया बात है, इसको भी इंक्लूड कर लो। फिर बच्चों जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, इसको दिया हमने, इसकी बात भी इंक्लूड कर ली। फिर सीवल राइट साहब आए, उन्होंने बोला कि जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, इससे भी नई स्पीशीज बन जाती है। हमने कहा बताओ प्रूव करो, उन्होंने कर दिया, हमने इनकी बातें मान लिया। तो ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट आए और हमने वेरिएशन के कई सारे कारण माने, और लास्ट में हमने देखा कि हो तो नेचुरल सिलेक्शन ही रहा है। ठीक है जी, नेचुरल सिलेक्शन ही रहा है। तो हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की बातें करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे, एक पॉइंट और था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सर ये क्या है बेटा जी, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है तो भी उसकी वजह से एक नई स्पीशीज बन जाती है। सर ऐसा कैसे होगा, तमाम बातें डिटेल में करूंगा कि इससे नई स्पीशीज कैसे बनेगी। तो आपने देखा कि ये सारे पॉइंट्स किसके हैं, डार्विन के ही हैं। हमने ये पॉइंट ऐड कर दिए, ये पॉइंट ऐड कर दिया, जेनेटिक्स घुसा दी बीच में। अब जेनेटिक्स के जैसे कॉन्सेप्ट लगा है, थ्योरी के अंदर चार चांद लग गए। हमने बोला कि यही मॉडर्न थियरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी बेटा जी, है ना। एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको हम लोगों को पहले समझना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग की बात, मान लो मेरे बच्चों की ये एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर आपको 5 लोग मिले, ठीक है ना, 5 लोग मिले और 5 लोग और मिले। तो सर पॉपुलेशन है यानी कि एक ही स्पीशी होगी, एक ही स्पीशीज है, सिंगल स्पीशीज है। मैं सर एग्जांपल ले लेता हूं ह्यूमन का, मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ये 10 ह्यूमन है। तो सर ये व्हाइट वाला क्या बता रहा है, व्हाइट वाला का मतलब है कि इन सबके पास डोमिनेंट एलील है। किसके लिए सर, किसी एक कैरेक्टर के लिए। मैंने कोई एक कैरेक्टर चूज कर लिया,
ठीक है, एक कैरेक्टर चूज कर लिया, जैसे कि सर स्किन कलर ले लो, डोमिनेंट एलील है तो कैसा होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो लिया, ये वाला जो लिया, इसके अंदर रिसेसिव एलील है, तो इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा सर, ये विटिश होगा, थोड़ा सा ये वाइट होगा। अब एक चीज समझो, इस कैरेक्टर के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने एलील्स होंगे सर, 2 एलील्स होंगे, हम तो डिप्लॉयड है, पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताओ डोमिनेंट एलील इस पूरी पॉपुलेशन में कितने होंगे सर, 10 होंगे। 5 लोग हैं, 5 लोग हैं जिनमें डोमिनेंट एलील है और एक के अंदर 2 होंगे तो 10 होंगे। ऐसे ही रिसेसिव कितने होंगे, ये भी 5 हैं तो 10 रिसेसिव एलील होंगे। तो बच्चों आपकी इस केस में, फर्स्ट जो केस है इसके अंदर एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप पूछो सर किस एलील की बताओ, मैं कहता हूं डोमिनेंट एलील की बता दो। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डोमिनेंट एलील कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं पॉपुलेशन में, इनटू 100, आ गया आपका 50%। तो देखो 10 में से 5 लोग ही तो थे, 50% ही आएगा। ऐसे ही आपने रेसेसिव एलील की निकालने के लिए बोला, 10 आउट ऑफ 20 इंटू 100, ये भी 50%, तो 50% डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और 50% रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। फाइन, केस ले लेते दूसरा, बी केस ले लिया। अब मान लेते हैं यहां पर आपके एक और कैरेक्टर लिया आपने, एक और कैरेक्टर लिया, यहां पर दूसरे कैरेक्टर के अंदर बेटा जी इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, डोमिनेंट एलील वाले लोग 20 लोग हैं, यानी कि 40 एलील है ना, 20 पीपल यानी कि 40 एलील हैं जो डोमिनेंट एलील रखते हैं। ये दूसरा केस है, काउंट मत करना, ये दूसरा केस है। और ये वाले रखने वाले, रेसेसिव रखने वाले, रेसेसिव एलील रखने वाले सिर्फ 5 लोग हैं जिनमें 10 रेसेसिव एलील्स होंगे। अब अगर मैं बोलूं कि भाई अभी तुम्हें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आप बोलोगे सर डोमिनेंट एलील 40 हैं, 20 लोगों के अंदर होते हैं, और टोटल एलील्स कितने हैं 50, 40 ये 10 वो, तो कितनी आ गई सर 80% आ जाएगी। तो दैट इज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टू नो नियो डार्विनिज्म थ्योरी बेटर, राइट। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 10 आउट ऑफ 50 into 100, so this is the outcome is 20%. So you're getting it. So this is the concept of allelic frequency, बहुत सिंपल। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग, अच्छा आप लोगों को ये बात तो पता है जो मैंने अभी बातें की हैं, यहाँ पर मैंने क्या बोला, कोई भी पॉपुलेशन होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, अपने आप को बहुत सारा मल्टीप्लाई करेगा, रैपिड मल्टीप्लाई करेगा। 1000 लोग हैं, 1000 लोग मल्टीप्लाई करके 1000 लोग बना दिए, फिर उनमें लिमिटेड फूड एंड स्पेस के लिए स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल कैसा, ये इंटरस्पेसिफिक होगा, इंट्रास्पेसिफिक होगा, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल होगा और एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी होगा। ये सारे स्ट्रगल होंगे। फिर इनमें से जो बेहतर होंगे उनमें से बहुत सारों में वेरिएशंस होंगे, कोई अलग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लीफ का एग्जांपल लेता हूं। लीफ क्या है, इसके अंदर सबसे, देखो लीफ है कहां पर, डेजर्ट में। तो मान लो 1000 प्लांट से 1000 प्लांट के अंदर इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो रहा है, तगड़ा स्ट्रगल हो रहा है। क्या सर 1000 प्लांट है, पानी वानी तो है ही नहीं डेजर्ट के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, वेरिएशन थे उन लीव्स के अंदर, कोई छोटी पत्ती थी, कोई बड़ी पत्ती थी, कोई मॉडरेट साइज की पत्ती थी। तो जो लीफ सबसे छोटी वाली थी उसको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि बाकी सारी लीफ तो मर जाएंगी, नेचर सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, मर जाएंगी। कैसे सर, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा, खत्म। सबसे छोटी लीफ के अंदर सबसे कम ट्रांसपिरेशन, जीने के चांसेस सबसे ज्यादा, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया। ये थियरी हमने दी। अब इसी थियरी के बेसिस पे जो वेरिएशंस थे, ये जो डिफरेंट वेरिएशंस थे, सर ये जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब हमें डिटेल पढ़ना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन से। आपको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है मेयोसिस, और मेयोसिस में एक प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर
होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसी की डुप्लीकेट कॉपी दूसरा ये रहा, तो होता क्या है, ये 1 है और ये 1 की डुप्लीकेट कॉपी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। मेन जो डिटेल आपको पढ़ना है बच्चों, वो सब आप पढ़ोगे किसके अंदर, सेल वाले चैप्टर में। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया, तो इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया, इसका कुछ पार्ट इसमें चला गया। हमने बोला कि यही तो नए कॉम्बिनेशन से, तो कुछ ऐसा दिखा आपको। देखो अब ध्यान से देखना, अब कुछ येलो वाला पार्ट इसके ऊपर चला गया और कुछ व्हाइट वाला पार्ट इसके ऊपर आ गया। आपने बोला कि सर पहले तो ऐसे कॉम्बिनेशन था, अब नया कॉम्बिनेशन बन गया है। फिर भी अगर आपको डिटेल देखना है तो मेरे जेनेटिक्स वाले लेक्चर देख लेना, वहां पर बहुत डिटेल पढ़ाया मैंने। तो ये नए कॉम्बिनेशंस बन गए, ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशंस है। तो हमने क्या बोला, रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकम्बाइन कर गया, हमने बोला जीन का रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो नए नए कॉम्बिनेशंस बदलेंगे तो बदलाव भी आएंगे भाई। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन थे, डार्विन साहब इन्हीं की बातें किया करते थे, इसी के डार्विन के वेरिएशंस हैं, ये डार्विन के वेरिएशंस है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन ऐसे वेरिएशंस होते हैं। लेकिन जब डीवरिस साहब आए तो डीवरिस साहब के चेंजेस ये थे, डीवरिस के वेरिएशन मतलब बदलाव, डीवरिस के बदलाव जो थे वो काफी बड़े थे। वो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि म्यूटेशन हो जाता है और एक बार में बिग चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन ही कारण है किसका, इवोल्यूशन का। तो ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन है। सबसे ज्यादा वेरिएशन जो आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। इसकी डिटेल बातें मैंने लास्ट लेक्चर में की हुई हैं। इन दोनों में जब डिफरेंसेस की बातें करता हूं ना मैं, तो मुझे यहां पर लगता है कि यार ये जो थे वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं ना तो ये नॉन डायरेक्शनल है। सब मतलब क्या है, हमें पता है कि ये जो चेंजेस हैं, ये वाले जो चेंजेस हैं वो एक डायरेक्शन में बेहतर बढ़ रहे हैं। म्यूटेशन कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता, ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये एक बड़ा रैंडम सा प्रोसेस है। डार्विन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन म्यूटेशन की बात करूं तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन जब मैं इनके अकॉर्डिंग बात करता हूं तो ये बोलते हैं कि इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है, एक झटके में होता है। जर्की मतलब एक झटके में होता है, एक झटके में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं अगली जनरेशन में, एक जर्की प्रोसेस है। फिर ये बात बोलते हैं कि यार जो इवोल्यूशन है वो बच्चों, उस इवोल्यूशन के अंदर ध्यान देना, ये इवोल्यूशन जो होते हैं वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। भाई उन्हीं के अंदर तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जीन के अंदर जो बदलाव होता है, ये तो सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो, सब में मिल जाएगा आपको। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये बड़े बदलाव हैं, ये बहुत ही स्मॉल वेरिएशन है, स्मॉल चेंजेस, स्मॉल वेरिएशन। और ये बड़े बिग वेरिएशंस है, बड़े बदलाव है। हमने देखा कि यार बातें इनकी भी सही है, बातें इनकी भी सही है। ये वाला भी मतलब म्यूटेशन सॉरी इवोल्यूशन में पार्ट लेता है और ये वाला भी इवोल्यूशन में पार्ट लेता है। हमने क्या किया, हमने मॉडर्न थियरी बनाई और दोनों को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से भी नई स्पीशीज बनती है। हमने कहा कि सिर्फ एक कारण नहीं है सर, एक कारण नहीं है जिससे नई स्पीशी बन जाएगी, बड़े सारे कारण है। तो हमने बोला कि हमने शीप लिए, हमने क्या कहा, हमने मरीनो रैम्स नाम की एक शीप ली और बीकानेरी ईव ली, बीकानेरी ईव ली। ठीक है, और इनसे मिलाकर एक नई स्पीशी बना दी, हिसारडेल। तो जो हिसारडेल शीप बनी वो इन दोनों से बनी है,
सर सीधा की सीधा 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 आपकी क्या बन गई, नई स्पीशी बन गई है। सर वेरिएशन, सर म्यूटेशन तो यहां से भी हुआ है, ये न्यू स्पीशी है। सर वेरिएशन तो यहां पर भी है, यहां पर भी बहुत बड़ा, मतलब यहां पर भी इवोल्यूशन हो गया यहां पर, तो ये भी कारण है कि इवोल्यूशन होने का, बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हमने बातें की, अब ध्यान से सुनना, अब हमने बातें की जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। हमने कहा, डार्विन की बातें सुनी, हमने कहा कि वेरिएशन सारे थे छोटे छोटे वेरिएशन, उनसे करते 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 ये वेरिएशन सालों साल में, बहुत करोड़ों सालों में इकट्ठा हो जाएंगे और ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस एक दिन बहुत बड़ा चेंज बनाएंगे और इवोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर डी वरीज के म्यूटेशंस पढ़े, उन्होंने कहा एक झटके में म्यूटेशन हो जाता है, बात उनकी भी ठीक है। हमारे अंदर जो म्यूटेंट एलील्स बने सारे ऐसे ही बने म्यूटेशन से। फिर तीसरे हमने बात की, यार अगर हाइब्रिड एक स्पीशी बनती है, उससे भी मतलब हाइब्रिड से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से जब हाइब्रिड बन जाता है तो नई स्पीशीज उससे ही बन गई, ये भी तो इवोल्यूशन है, इवॉल्व कर गई, नई स्पीशीज बन गई। चौथा था हमारा जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। अब ये जो जीन माइग्रेशन है बेटा, ये जीन माइग्रेशन, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे जब आप लोग तो अप्लाई करके नई स्पीशी बनाऊंगा अगले में जेनेटिक ड्रिफ्ट में। इसको आपको पहले समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, तब आप आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बनाया, ये पंजाब है, ये पंजाब की पॉपुलेशन है, ठीक है जी, ये पंजाब की पॉपुलेशन है। पंजाब के लोग हैं, एकदम खुले दिल के लोग हैं, मस्त यहाँ पर बढ़िया लस्सी पीते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया बेटा, इन्होंने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, कहाँ पर, कनाडा में। इन्होंने क्या किया, यहाँ से कनाडा मूव कर गए। अब ध्यान से समझो, यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे कनाडा के लोग ये रहे, ठीक है, कनाडा के लोग ये रहे। तो यहां से जब कुछ लोग यहां मूव किए ना, देखो यहां पर आ गए, तो यहां से ये 4 लोग उठ के यहां चले गए, ठीक है ना। आपने बोला कि ये तो माइग्रेशन हो गया, किसका, हमारे कुछ जीन्स चले गए, कुछ जीन्स चले गए। सर जीन्स चले गए तो बाकियों में भी तो है। सपोज करो इन चारों में से इसकी आंखें, इसकी आंखों का कलर बिल्कुल अलग था, ब्लू कलर की आंखें थी, ठीक है। इन सब में सिर्फ इसी की आंखें जो थी ब्लू कलर की थी और यही चला गया। तो आप बोलोगे कि जो ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल अलील था वो तो चला गया। आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि ये एक कैरेक्टर लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट, एक अलील चला गया। हमारे अंदर 25,000 जीन्स है, एक अलील को, एक जीन को जब हमारा यहां से खत्म होकर यहां पर पहुंच गया है तो ऐसे 25,000 जीन्स हैं, 25,000 में 50,000 अलील्स हैं। जब वो यहां से माइग्रेट करेंगे तो कितना सारा जीन हमारा यहां ले जाएंगे, यहां से खत्म। ब्लू आंख एक ही था, चला गया। ऐसे बड़े सारे एलील्स होंगे, बड़े सारे वेरिएशंस होंगे, बड़ी सारी चीजें होंगी जो यहां पर रह के और ब्लू वाले आ सकते थे, लेकिन वो उधर चला गया। तो यानी कि यहां से हमारे जीन्स तो चले गए और ये हम तो हर साल क्या, हर हफ्ते यहां से लोग कनाडा जा रहे हैं, तो इन्होंने एक फ्लो क्रिएट कर दिया, इसी को बोला क्या, जीन फ्लो। सर से फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बेटा जी मैं आगे बताऊंगा क्या पड़ेगा, आप सिर्फ इतना जानो कि जीन का एक फ्लो क्रिएट हो गया, इसी को हमने माइग्रेशन बोला। तो यहां से निकल के जीन्स उधर जा रहे हैं। सर इससे नई स्पीशी कैसे बनेगी, अभी बताता हूं, ठहरो। जीन का फ्लो समझने के बाद देखो, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस इन पॉपुलेशन अकर्स, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी अकर इन ओरिजिनल पॉपुलेशन एंड न्यू पॉपुलेशन। भाई एक चीज समझो, आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो जीन निकल गया और पंजाब से निकल गया और नई पॉपुलेशन में जाके ऐड हो गया और पंजाब से जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में जो नए जीन्स ऐड हुए नए पॉपुलेशन में वो तो हुए, लेकिन आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। लेकिन ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या करेगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन अपने साइज को रीगेन कर लेगी। ओरिजिनल पॉपुलेशन विल रीगेन इट्स साइज। सर ऐसा क्यों हुआ? आप एक चीज समझो, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर 100 फ्लैट्स हैं, 100 फ्लैट्स के अंदर 100 फ्लैट्स में लोग रहते हैं, ठीक है। गोकुलधाम सोसाइटी है, 100 फ्लैट्स के अंदर लोग रहते हैं। अब
100 फ्लैट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से 3-4 खाली करके चले गए, फिर क्या होगा? कुछ टाइम बाद फिर आ जाएगा कोई ना कोई, आके खरीद लेगा, वहां पे रहने लगेगा, लेकिन कैपेसिटी तो पूरी कर देगा ना। कैपेसिटी तो उतनी है ना नेचर की, तो उतनी जितनी पॉपुलेशन वहां पर थी वो तो थोड़ा बहुत आना जाना तो चलता रहेगा, अपनी पॉपुलेशन को, ओरिजिनल पॉपुलेशन अपने साइज को रीगेन कर लेती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लगाते हैं। अब ध्यान से देखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट को समझना है आपको, यही एक पार्ट है जो आप लोगों को परेशान करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन के अंदर 10 लोग रहते हैं, ठीक है, 10 लोग रहते हैं। 5 लोगों के अंदर डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील यानी कि मैं ले रहा हूं P, है ना, और रेसेसिव एलील में ले रहा हूं बच्चों, रेसेसिव एलील में ले रहा हूं Q। तो आप एक चीज समझो, आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मेरा ह्यूमन जेनेटिक्स वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स वाला लेक्चर मैंने डाल रखा है। P + Q = 1 बोला है इन्होंने कि ये दोनों मिलाकर 1 होगा। परसेंटेज निकालना होता तो 100 कर देता है कि भाई ये 100 होगा, है ना। ऐसे ही हमने इसको मिला के बोला 1 होगा। तो 10 लोग हैं, 10 में से 5 लोग डोमिनेंट है, यानी कि 0.5 तो ये होगा सर, और 0.5 ये होगा। बिल्कुल ठीक बात बोली है मैंने, दोनों मिलाकर 1 हो गए। 50% ये, 50% ये। क्लियर है बात, है ना। 100 में से बात करूं तो 50, 1 में से बात करूं तो 0.5। अब यहां के कुछ लोग क्या है, ये पंजाब की पॉपुलेशन है। अब यहां से कुछ लोग निकल के कहां जाने लगे, ध्यान से देखिएगा। यहां से कुछ लोग निकल के कनाडा चले गए। अब पंजाब के अंदर क्या बचा? अब हो सकता है यहां से कुछ लोग, ये डोमिनेंट एलील वाले ये 2 लोग निकल के चले गए, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमारे पास ये 3 ही बचे, डोमिनेंट एलील तो 3 ही बचे, ठीक है। और ये वाले अब 7 हो जाएंगे। क्यों सर 7 क्यों हो गए? 2 चले गए ना, तो अपनी साइज, ओरिजिनल पॉपुलेशन तो अपने साइज को रीगेन कर लेगी। तो ऐसे ही हमने देखा कि P जो हो गया वो 0.3 हो गया, 0.3 बचा, और ये हो गया Q हो गया 0.7। बात समझ में आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहां से कुछ लोग, ये तीनों भी चले गए। ये तीनों जब पंजाब चले गए तो क्या, वो सॉरी कनाडा चले गए पंजाब से, तो पंजाब के अंदर वापस से ये सारे ही बचे हैं खाली। कितने? 10 लोग बचे हैं पंजाब के अंदर। ये 0 हो गया और Q हो गया 1। पंजाब के अंदर यही 10 लोग बचे हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलता हूँ बाई चांस प्रोसेस है। इसी को हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है उसको समझो। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है रैंडम चेंज इन allele frequency in a small population by chance। तो भाई आप ध्यान से समझो। आप बोलोगे सर हो सकता है ये वाले चले गए होते, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा कि बाई चांस वो लोग गए हैं। पहली बात तो ये बाई चांस प्रोसेस है। हो सकता है कि भाई यही वाले चले गए हो, है ना। तो हो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 5 लोग धीरे धीरे करके 5 लोग खत्म हो गए हो, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो मैंने कहा कि बाई चांस ये प्रोसेस हुई है। दूसरी बात है स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर ही देखी जा सकती है। क्यों? बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगर यहाँ पे 1 करोड़ लोग हो, 50% के अंदर रेसेसिव एलील लो, 50%, 50 लाख लोगों के अंदर रेसेसिव एलील, 50 लाख लोगों के अंदर डोमिनेंट एलील। 50 लाख तो माइग्रेट करके 0 नहीं कर देंगे, या एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं ला पाएंगे। अगर 10-20-50 लोग मूव भी कर गए तो क्या फर्क पड़ेगा एलील फ्रीक्वेंसी में? बहुत ही थोड़ा सा, इतना कि कंसिडरेबल भी नहीं होगा। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो मूवमेंट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। भाई 1 करोड़ की पॉपुलेशन ले रहे हो तो मूवमेंट हो रहा है 5 लाख का, 10 लाख का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मूवमेंट मतलब चेंज बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने स्मॉल पॉपुलेशन ले ली कि अगर 10 में से 1 बंदा भी जाएगा तो 10% का चेंज है, लेकिन 1 करोड़ में से 10 लाख लोग तो मूव नहीं करते हैं। इसलिए हमने बचने के लिए स्मॉल पॉपुलेशन ले ली। अलील फ्रीक्वेंसी देखो, धीरे धीरे करके अलील फ्रीक्वेंसी, पहले डोमिनेंट अलील 0.5 था, फिर 0.3 हुआ, फिर 0 हुआ। अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर एक रैंडम चेंज आया है जी। इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला गया। आप बोलोगे सर जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों बोला? ध्यान से देखो, प्लॉट करता हूं मैं इसको ऐसे। हमने क्या लिया, मैंने ये बोला आप लोगों को,
ये ले लो 0.5, ये ले लो 0.7, ये ले लो 1, ये ले लो 0.3, ये ले लो 0। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चों कि यहां पर डोमिनेंट एलील जो था, डोमिनेंट एलील पहले कितना था? 0.5 था, और उसके बाद क्या हुआ? 0.3 हो गया, है ना? फिर क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। लेकिन ये मैंने किसकी बात की? डोमिनेंट एलील की। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये 0.5 से 0.7 पहुंच गया, 0.77, देखो 0.7 पहुंच गया, 0.77। तो ये जो एलील्स है ना बच्चों, ये जो एलील्स हैं, ये जो जीन्स हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट, राइट। ये जीन्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। हमने क्या बोला कि यार ये तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इसलिए इसका नाम जेनेटिक ड्रिफ्ट पड़ा। अब आप मुझे फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, सर हमें ये तो समझ में आ गया, आपने एलील फ्रीक्वेंसी क्यों बताया था? हमने एलीलिक फ्रीक्वेंसी को यहां यूटिलाइज कर लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी समझ लिया, लेकिन इससे नई पॉपुलेशन कहां आ रही है? सर इससे ये बताओ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, नई स्पीशी बनाओ में। अब इस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा 2 इफेक्ट्स के अंदर, और नई स्पीशीज बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पहला इफेक्ट है फाउंडर्स इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट है बॉटलनेक इफेक्ट। पहले मैं तुमको बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ाता हूं। देखो, बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ो, बी वाला पहले पढ़ो, फिर मैं फाउंडर्स इफेक्ट पढ़ाऊंगा। बॉटलनेक इफेक्ट क्या कहता है? बॉटलनेक इफेक्ट होता है कि ये पहले एक पॉपुलेशन थी, इस पॉपुलेशन के अंदर बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स रहते थे और फ्लरिश करते थे, पूरे में फ्लरिश कर रखे थे, ठीक है ना? ये एक पॉपुलेशन थी। धीरे धीरे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हुई, कोई भी चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, या मैं बोलूं कि ड्रास्टिक चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी। कोई बहुत ही बड़ी प्रलय आ गई है बेटा, नेचुरल कैलेमिटी हो गई है ना? बहुत, जैसे सुनामी आ गई, बहुत कोई बड़ी बाढ़ सी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड आ गया, है ना? ये ऐसी कोई बहुत बड़ी सी चीज हो गई है जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, ड्रास्टिक चेंज आया है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज समझाता हूं। तो बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों से। अमेरिका के अंदर बेटा, अमेरिका के साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में कुछ एलिफेंट सील रहती थी पानी में। सील पानी में रहती है ना, तो ये सदर्न एलिफेंट सील थी और ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील थी, राइट। ये सील दोनों सेम थी, दोनों सेम स्पीशीज है, एक ही स्पीशीज है। तो हमने क्या देखा, ये जो नॉर्दर्न सील है, ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील वहां पर ओशन में रहती है ना? नॉर्थ अमेरिका के पास ओशन के अंदर ये नॉर्दर्न एलिफेंट सील रहती है। और इनकी पॉपुलेशन कितनी है जानते हो? इनकी पॉपुलेशन है 1 लाख। 1 लाख के आसपास सील रहती है। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये 1800 में लगभग 1800 के अंदर, ठीक है, 1800 के अंदर 1 लाख सील वहां पे रहा करती थी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया के वहां। फिर क्या हुआ, ध्यान समझना। अब ह्यूमन एक्टिविटी होती रही और बीच पे ह्यूमन ने क्या किया, कोला कैंस वगैरह और ये सब चीजें फेंकने लग गए। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी की जिसकी वजह से देखते ये बेचारी एक्सटिंक्शन पे आ गई। और आप जानते हो कि ये कितनी बची? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 20 सील बची, 20 सील, सिर्फ 20 सील बची। 1 लाख सील खत्म होके 20 सील बची हैं। अब ह्यूमन को लगा यार ये बहुत ही गलत काम हो गया हम लोगों से। अब हमने क्या किया, इसको कैप्टिव कंडीशन प्रोवाइड की, सारी चीजें बेहतर प्रोवाइड की, करते ये देखो हमने क्या किया, सिर्फ 20 सील बची कितने सालों में? 1800 के अंदर 1 लाख सील थी, 20 सील बची लगभग 90 साल बाद। 1890 में 20 सील थी,
फिर करते 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 हमने क्या किया, इनको कैप्टिव कंडीशन प्रोवाइड की, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और इन सील को ग्रो कराने के लिए बड़े सारे एफर्ट किए। तो धीरे धीरे देखते ही देखते ये सील फिर से क्या होने लगी, इनका नंबर बढ़ने लगा, ह्यूमन की एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और उनको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल दिया कि इस एरिया में इस टाइम पे नहीं जाएगा, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें नहीं फेंकेगा, ऐसी चीजें करने लगे। और आज की डेट में ये लगभग 1.5 लाख सील्स वहां पे प्रेजेंट है। 1.5 लाख सील प्रेजेंट है आज इन टुडेज। तो हमने धीरे धीरे करके फिर इन सील को बढ़ा दिया। तो आप एक चीज समझो, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये नॉर्दर्न अमेरिकन सील, ये एलिफेंट सील है बेटा, है ना, नॉर्दर्न अमेरिकन सील है। तो हमने देखा ये जो सील है, ये सील एक नई स्पीशी है, अब न्यू स्पीशीज है ये स्पीशी। ये जो सील है ये एकदम नई सील बन रही है, ये सील इनके जैसी नहीं है। यानी कि हमने कंपेयर किया कि उस टाइम पे तो सदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका रीजन में जो सील थी वो दोनों की दोनों कैसी थी, दोनों सेम स्पीशीज थी। लेकिन आज जो ये जो सील है दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ये जो है ये सील इससे आज अलग है, पहले सेम हुआ करती थी। हमने बोला कि ये तो नई स्पीशीज बन गई है। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ऐसा हुआ क्यों। तो करते 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 ये बॉटल नेक पे आ गई, बॉटल नेक पे आ गई, धीरे धीरे करके फिर फ्लरिश करने लगी। इसी नेक पे आने को ही हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। यहाँ पर फ्लरिश करी थी, करते 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 बॉटल नेक पे आ गई, फिर फ्लरिश कर गई, इसी को हम बोला जाता है बॉटल नेक इफेक्ट। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये न्यू स्पीशीज क्यों बनी, आप ये बताओ। तो बेटा जी आप एक चीज समझो, 1 लाख सील थी, 1 लाख सील के अंदर बड़े सारे जीन्स होंगे, बड़े सारे वेरिएशंस होंगे। आप एक चीज समझो, अगर आप अपनी क्लासरूम में जाओ और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको देखो, आपको दिखेगा कि किसी की आईज का हो सकता है कि कलर ब्लू हो, किसी की आईज का कलर हो सकता है, सबकी आईज का कलर जो हो वो नॉर्मल कलर हो, ब्राउन कलर हो, ब्राउन ब्लैक कलर हो। आपने क्या देखा कि आपने क्या किया, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने क्या किया, अपना और एरिया बढ़ाया, आसपास के और एरिया के अंदर गया तो मेरे को दिखा यार वहां पर ऐसे कुछ लोग हैं जहां पर जिनकी आंखें डिफरेंट ब्लू कलर की है, कुछ मेरे को लोग मिल गए। मैंने क्या किया, फिर पूरा दिल्ली में सर्च किया तो देखा कि बहुत सारे डिफरेंट कलर की आंखों के लोग मिले। फिर मैंने पूरे इंडिया में सर्च किया तो और जीन्स अलील डिफरेंट टाइप के अलील्स मिले। फिर मैंने पूरा वर्ल्ड स्टडी किया तो हमने देखा कि यार बहुत ज्यादा हमें अलील्स मिल रहे हैं। किसके, आई कलर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए। फिर हमने दूसरा कैरेक्टर लिया, मैंने कहा मैं ब्लड ग्रुप को देखूंगा। मैंने कहा यार आसपास मैंने अपनी फैमिली में देखा तो मुझे लगा कि यार ब्लड ग्रुप तो एक ही तरीके का होता है, ए, क्योंकि मेरे घर में सबका ब्लड ग्रुप है, मेरा भी ए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट जनरेशन, जब मैंने और आसपास के लोगों को देखा तो मेरे को लगा यार बी ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट है। फिर मैंने क्या देखा कि और जब थोड़ा दूर निकला तो मैंने देखा कि ए बी ब्लड ग्रुप भी है लोगों में, ओ ब्लड ग्रुप भी है। फिर मैंने और पॉपुलेशन का साइज बढ़ाया तो मेरे को लगा गोल्डन ब्लड भी प्रेजेंट है, बॉम्बे ब्लड बोलते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स निकलने लगे, है ना, बॉम्बे के अंदर मिला था। एमएन ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने देखा कि यार जितने ज्यादा मैं पॉपुलेशन बढ़ाता गया मेरे को डिफरेंट एलील्स मिलते गए एक कैरेक्टर के लिए। तो ऐसे हमारी बॉडी में 25,000 जीन्स है। अब इस 1 लाख पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रही होगी, ये बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी यहां पर क्या होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हाई होगी। भाई कोई सील की आंखें डिफरेंट कलर की होगी, कोई सील बड़ी होगी, कोई सील छोटी होगी, कोई सील के अंदर कोई कैरेक्टर होगा। हम सारे एक जैसे तो नहीं है, सबके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अब वो सारे कैरेक्टर इन 20 सील के अंदर तो बहुत ही कम रह गए होंगे, हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टर खत्म हो गए हो। 1 लाख लोगों में पॉसिबल है कि 10 तरह के डिफरेंट आई कलर के लोग मिले। 20 के अंदर हो सकता है कि 1 या 2 ही डिफरेंट आई कलर के लोग मिल रहे हैं। तो हमने बाकी के 8 कलर तो खो दिए ना, बाकी के 8 एलील्स तो खो दिए। ये मैंने एक कैरेक्टर की बात की है। ऐसे 25,000 जीन्स के अंदर कितने सारे कैरेक्टर होंगे और कितना बड़ा चेंज आएगा। तो अब जितना भी जेनेटिक डाइवर्सिटी यहां पर थी, जितने भी एलील्स यहां पे डिफरेंट प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे एलील्स अब इन 20 के अंदर तो नहीं आ सकते। 20 के अंदर हमें बहुत ही कम एलील मिले, यानी कि हमने काफी सारे एलील्स खो दिए। इन 1 लाख में से 20 बची हैं, यानी कि जो बाकी की सील्स थी वो डिफरेंट कैरेक्टर रखती होंगी, डिफरेंट वेरिएशंस रखती होंगी, डिफरेंट डाइवर्सिटी रखती होंगी, डिफरेंट आई कलर होगा, डिफरेंट हाइट होगी उनकी, डिफरेंट उनकी लेंथ रही होगी, डिफरेंट बॉडी के साइजेस रहे होंगे, ऐसे तमाम कैरेक्टर उनके अंदर डिफरेंट रहे होंगे।
और 20 सील के अंदर तो बहुत ही कम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो जब ये 20 ही बची हैं, फिर यहां पर यही फ्लरिश कर रही है, वो सारे के सारे एलील्स जो इसमें हुआ करते थे वो सब खो दिए इन्होंने। अब कुछ नए एलील्स इन्होंने डेवलप किए, वेरिएशन से आए, हो सकता है इनके अंदर म्यूटेशन हुआ हो, नए एलील्स पैदा हो गए। तो हमने बोला कि बहुत सारे ओल्ड एलील्स को इन्होंने बहुत सारे ओल्ड एलील्स को लूज कर दिया है और न्यू एलील्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। भाई अगर न्यू एलील्स का एडिशन हो गया, मैं बोलता हूं अगर नए एलील्स ऐड हो रहे हैं और पुराने एलील्स खत्म हो रहे हैं तो नई स्पीशीज तो बनेगी। आपने बोला कि जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने बोला कि यार आज आप समझना, आज ह्यूमन के अंदर भी हम लोग हैं कुकासॉइड्स, मैंगलोइड्स जो हैं, चाइनीज जो लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं, वो सब क्या है बेटा, वो सब डिफरेंट दिखते हैं, हम लोग डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? चेंजेस आए हैं, वो जेनेटिक लेवल पे है, जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल पे है। हो सकता है कि आगे चल के स्पीशी लेवल पे आ जाए। आप समझो इस बात को, मैंने बोला कि ये जो ओल्ड एलील्स हैं खत्म हो गए, नए एलील्स ऐड होते जा रहे हैं, ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी, एक दिन नई स्पीशीज बन जाएगी, है ना, एक दिन नई स्पीशीज बन जाएगी। ये एक इफेक्ट था। अब दूसरी बात मैं करता हूं, फाउंडर्स इफेक्ट की बातें मैं करता हूं, है ना, फाउंडर्स इफेक्ट की बातें मैं करता हूं। ये एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन, मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो यहां पर बड़े सारे लोग रहते हैं। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, हम लोग जाके रहेंगे एक टापू पर, हम लोग सारे एक आइलैंड पे जाके रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। जब इन्होंने कहा कि हम सारे आइलैंड पे जाके रहेंगे, तो ये डिफरेंट आइलैंड्स पे रहने के लिए चले गए। यहाँ से इनमें लगभग दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, इनमें से यहाँ से 4-5 लोग चले गए, 4 लोग यहाँ से एक इस आइलैंड पे रह गए। इस आइलैंड पे पहले कोई नहीं था, नए आए हैं, एकदम नए आए हैं। देखा क्या जानते हो कि इन चारों की जो हाइट थी ना, इन चारों की जो हाइट थी वो काफी टॉल थे लोग, ये काफी टॉल थे, जो आए वो काफी टॉल थे। और इनमें से इन तीनों की तो आई कलर भी जो था वो कैसा था, इनका जो आई कलर था वो भी ब्लू था। और तीसरा मेरे को कैरेक्टर देखने को मिला कि इनका जो स्किन कलर है ना, वो एकदम वाइट है। ज्यादा गोरे चिट्टे लोग थे जो गए, रैंडम प्रोसेस है, रैंडमली गए होंगे। अब ध्यान से देना, कुछ सालों बाद यहाँ पे जो 3-4 लोग गए थे, यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई लगभग मान लो 10,000 लोगों की, है ना, या 5,000 लोगों की पॉपुलेशन हो गई। वो 5,000 लोग इस आइलैंड पे खुशी से रहने लगे। कुछ सालों बाद, मतलब 400, 500, 1000 सालों बाद ये नई पॉपुलेशन बन गई है, 5,000 लोग यहाँ पे पीपल रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोग होंगे इन चारों से ही पूरा डिसेंट बने होंगे, इन चारों से ही बने होंगे। ये सारे के अंदर आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, टॉल होंगे, ज्यादातर लंबे चौड़े गोरे चिट्टे ऐसे होंगे, और आंखों का कलर ब्लू होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यार एक धरती पर एक ऐसा आइलैंड है जिसमें लोग बहुत सुंदर होते हैं, जिनकी आंखें एकदम ब्लू कलर की होती है, गोरे चिट्टे लंबे लोग होते हैं। बेटा जी मैंने 3 कैरेक्टर लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 25,000 जीन्स है। सोचो जब सारे 3 जीन्स लिए मैंने, है ना, 3 या 4-5 जीन्स होंगे, पॉलीजेनिक भी लगा लो तो अगर जब मैं 25,000 जीन्स लूंगा तो कितने बड़े चेंजेस आएंगे सर, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन भी हो जाएगा, वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा। वहाँ पर ये जो एलील्स लेकर गए हैं वही एलील्स फ्लरिश कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि ये 3 चेंजेस ही बहुत ज्यादा दिख रहे हैं अब आपको। जब आप बहुत समय बाद देखोगे और बहुत सारे कैरेक्टर को लेकर देखोगे तो बड़े सारे बदलाव होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे। आपने बोला कि यार ये सब लोग तो अलग दिखते हैं, है ह्यूमन ही, मैंने बोला जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जैसे आज आपको ऑस्ट्रेलिया के लोग, है ना, हम कुकासॉइड्स अलग अलग क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे, जो वहां पर गए होंगे, वो हमारी तरह, लगभग हमारी तरह के कैरेक्टर होंगे। जो चाइना गए होंगे, हो सकता है वहां पर वो छोटी हाइट के लोग ज्यादा रहे होंगे, जिनकी आंखें एकदम थोड़ी छोटी होंगी, इस तरह के लोग ज्यादा गए होंगे। अमेरिका वगैरह में टॉल, इस तरह के कैरेक्टर के लोग ज्यादा गए होंगे।
तो वहां पे धीरे धीरे करते वैसे ही बन गया। आप बोलोगे स्पीशीज तो एक ही है, मैं कह रहा हूं कि स्पीशीज एक ही है, जीन्स लेवल पे जेनेटिक डाइवर्सिटी तो बहुत हो गई। हो सकता है कि आने वाले समय में नई स्पीशीज भी बन जाए। तो अगर ये आने वाले समय में एक न्यू स्पीशीज बन गया, आने वाले समय में एक न्यू स्पीशीज बन जाता है, तो यहां पर कुछ लोग गए, दे फाउंडेड दैट एरिया फर्स्ट एंड फॉर्म्ड अ न्यू स्पीशीज, वी कॉल्ड इट फाउंडर्स इफेक्ट। बात समझ में आई? ओरिजिनल पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस जगह पे वो गए हैं तो जो एलील्स लेकर गए हैं वही एलील्स फ्लरिश करके बहुत ज्यादा। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, एक जगह पे बहुत सारे कुछ लोग गए, कुछ लोग वहां पर उस ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकल के चले गए जिनको एक डिजीज थी हंटिंगटन कोरिया। अब देखा कि उसके बाद कुछ सालों बाद जब उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी हो गई, सब में हंटिंगटन कोरिया था। आपने इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि वो जो जीन था जो स्टार्टिंग के लोगों में हंटिंगटन कोरिया था वो सब में फैल गया। ऐसे इनके जो जीन्स है वो सब में फैल गए। ये जो स्टार्टिंग के कैरेक्टर लेकर गए होंगे सारे कैरेक्टर वही होंगे। यहाँ तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत सारी है। यहाँ पे बिहार से लोग हैं जो थोड़े अलग दिखते हैं, आप साउथ इंडियन को देख लो और एक नॉर्थ इंडियन को देख लो, थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं क्योंकि अलग अलग एरिया के अंदर रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है बेटा जी। लेकिन यहां से जो लोग निकल के, अगर मान लो यहां से कुछ लोग छोटे हाइट के निकल कर गए होते, जिनकी आंखों का कलर भी नॉर्मल होता है ना, हाइट छोटी होती और स्किन कॉम्प्लेक्शन हमारे जैसा होता, ना बहुत ज्यादा विटिश ना बहुत ज्यादा डार्क, मुलाटोज होते, तो क्या होता, ये वहां की वैसी कंडीशंस बनती, वहां की वैसी स्पीशीज बनती, वहां की वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनते और धीरे धीरे करते करते हो सकता है कि ये अभी सब स्पीशी लेवल पे, वैरायटी लेवल पे, जीन्स के छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस है। हो सकता है ये चेंजेस इतने बड़े हो जाए कि स्पीशी लेवल पे आ जाए, और हो सकता है इतने बड़े चेंजेस हो जाए एक दिन कि ये जीनस लेवल पे आ जाए। तो ये आपका फाउंडर्स इफेक्ट कहलाता है, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज बनती है। बात समझ में आई? तो मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, बट आई थिंक ये टाइम ज्यादा जरूरी था, बेहतर था आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं बेटा, हमने, ध्यान दीजिए, हमने क्या क्या बातें कर ली हैं उसको देखो। तो हमने ये तो पढ़ ही लिया था यार, डार्विनिज्म में पढ़ लिया था। अब हमने क्रॉसिंग ओवर की बातें की, फिर म्यूटेशन की, जीन माइग्रेशन जाना और जेनेटिक ड्रिफ्ट जाना, जिसके अंदर हमने फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट को पढ़ा। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला था, इसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ाऊंगा, उसके कुछ टाइप्स बताऊंगा और एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस इज इनफ इन फॉर दिस लेक्चर। अब हम नेचुरल सिलेक्शन की बातें करते हैं। तो देखिए जी, नेचुरल सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप जानते हो नेचर किसको सेलेक्ट करेगी? नेचर जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगी। कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पत्ती का एग्जांपल दिया था, लीफ जो है डेजर्ट में होगा तो छोटी पत्ती को सेलेक्ट करेगी, वही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा तो बड़ी पत्ती को सेलेक्ट कर लेगी। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, पिछला लेक्चर देख लो डार्विन वाला, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। तो इसमें टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन है, या इसको स्टेबलाइजिंग भी बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला बेटा जी, इस सिलेक्शन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके बीच में ये ऐसा बेल शेप कर्व बनेगा। किस चीज का सर? जैसे फॉर एग्जांपल लेके बात करता हूं मैं आपको, कि जैसे हाइट की बात कर लो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहां पर मैंने वाई एक्सिस पे लिखा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और यहां पर हाइट का एक्स एक्सिस पे लिखा, ये हाइट ले ली मैंने। तो आपको मैंने देखा कि भाई यहां पर जो है वो सबसे छोटी हाइट के लोग हैं, है ना, सबसे छोटी हाइट के हैं, ये मॉडरेट हाइट के हैं, ये सबसे बड़ी हाइट के हैं। तो जनरली आपकी क्लास में भी जो मिड साइज होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, 5, 6, 5, 7 की हाइट सबसे ज्यादा होगी। 5, 10, 5, 11 वाले बहुत कम होंगे, 5, 1, 5, 2 और 5 फुट वाले भी बड़े कम होंगे। तो हमने देखा कि हर किसी के अंदर ऐसा ही होता है। ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन, बहुत ही ज्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोग भी कम होंगे, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले भी कम होंगे। जनरली कैसे होंगे? मुलाटोस देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने बोला, अब ध्यान समझना, जैसे इन्होंने बोला कि
ये होता है, जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों, मैंने वेट ऑफ न्यूबॉर्न्स है ना, ह्यूमन के अंदर जो न्यूबॉर्न्स है ना उनका वेट ले लिया मैंने, या कोई और स्पीशी में भी ले लिया आपने न्यूबॉर्न्स, तो क्या हुआ, जो जनरली क्या होता है, जो एवरेज वेट के बच्चे होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो ओवर वेट के पैदा हुए हैं, ऐसे भी कम ही होंगे जो अंडर वेट के पैदा हुए हैं। जनरली तो एवरेज साइज वाले ज्यादा होंगे। हुआ क्या बच्चों, ये जो अंडर वेट वाले थे वो मर गए, धीरे धीरे करके उनके अंदर बीमारियां हुई, माल न्यूट्रिशन की वजह से या अंडरवेट वेट कम होने की वजह से ये धीरे धीरे करके मरने लगे। देखो यहां से कम होता जा रहा है, और यहाँ पे ओवरवेट ओबेसिटी की वजह से मरने लगे। एवरेज साइज वालों का सर्वाइवल रेट सबसे हाई, इनका सर्वाइवल सबसे हाई, इनका सर्वाइवल कम और इनका भी सर्वाइवल कम, तो यहां से ऐसे होने लगेगा, पीक और शार्प होने लगेगी, है ना। तो अब जो पहले लोग ये सब हो रहे थे, है ना, ये सब आपको मिल रहे थे, ये सब भी मिल रहे थे, अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आपको यहां से ये लोग कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये मर गए, ये भी मर गए। ये बीच वाले जो मॉडरेट थे उनको ज्यादा फेवरिज्म मिल रहा है, वो ज्यादा सेलेक्ट हो गए, उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसे सिलेक्शन को, ऐसे को हम नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। नेचर ने सेलेक्ट किया कि ओवरवेट भी खत्म होंगे और अंडरवेट भी खत्म होंगे, ठीक है, एवरेज वेट बढ़ता जाएगा। इसी को हम नॉर्मलाइजिंग सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। पहला टाइप ये है बेटा जी, फर्स्ट टाइप था ये। सेकेंड टाइप की मैं बात करता हूं, जो दूसरा है वो है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या होता है, कर्व तो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, यहां पर नंबर्स आ जाएंगे, पॉपुलेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और यहां पर एक्स एक्सिस पे अभी हम देखते हैं कि हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने क्या एग्जाम्पल लेके बात करता हूं मैं, तो मैं पहला एग्जाम्पल लूंगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दूसरा एग्जाम्पल लूंगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, एक और एग्जाम्पल लूंगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं, थर्ड डीडीटी रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल। सर कैसे एग्जाम्पल हुए इसके, इसका क्या मतलब है, समझते हैं। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाता हूं पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करता हूं। ये एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। तो हुआ क्या बेटा, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि 1830 से पहले, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, 1830 के बाद यानी कि लगभग 1900 के अराउंड। इंग्लैंड के अंदर बच्चों जी, इंग्लैंड के अंदर देखा गया क्या कि एक बटरफ्लाई है, ठीक है, एक बटरफ्लाई है, ठीक है। ये बटरफ्लाई जो है ये दो तरीके की है, इसका नाम है बेस्टॉन बेटुलेरिया टिपिका, और दूसरी है बेस्टॉन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया, ठीक है जी। अब हमने क्या देखा कि ये वाली जो है, ये वाली ब्राउन कलर की है, और ये वाली जो है ये वाइट कलर की है, ठीक है। दो तरह की बटरफ्लाई मिलती है, स्पीशीज एक ही है, सब स्पीशीज हैं दो, एक ब्राउन कलर की और एक वाइट कलर की है, ओके। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ट्री हुआ करते थे
वो एकदम व्हाइट कलर के ट्री होते थे। व्हाइट कलर के ट्री होते थे क्यों? क्योंकि इनकी ट्रंक के ऊपर लाइकेन ग्रो करता था और लाइकेन व्हाइट कलर का होता है। लाइकेन्स आर व्हाइट इन कलर। तो ट्री ट्रंक के ऊपर लाइकेन ग्रो करता था क्यों? क्योंकि लाइकेन इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ग्रो करता था। क्यों? इंडस्ट्रीज जब सेटअप नहीं हुई थी, SO2 का लेवल बड़ा कम था। SO2 के लेवल कम होने की वजह से वहां पे लाइकेन ग्रो करेगा। NCERT 11th क्लास की लिखती है आपकी कि लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंडिकेटर है। तो अगर जहां पर भी SO2 का लेवल ज्यादा होगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करता। इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, हवा के अंदर SO2 का लेवल मेंटेन्ड है। ठीक है, नॉर्मल तो होता ही है, मतलब ज्यादा होगा तब पोल्यूशन होगा। मतलब एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड पोल्यूशन। ये जितना था उतना ही था, ठीक है ना। तो SO2 का लेवल कम था, मतलब मॉडरेट था, जितना जरूरी था उतना ही था। तो ये बढ़िया ग्रो करते थे यहाँ पे, ठीक है। अब हुआ क्या, इस टाइम पर दोनों ये रहते थे। यहाँ पर ये देखो, ये आपकी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मिल रही है, ये व्हाइट वाली मिल रही है, ये व्हाइट फ्लाई, ठीक है। और यहां पर ये ब्राउन वाली फ्लाई है, मैं इससे बना रहा हूं, समझ लेना ब्राउन है, ये ब्राउन वाली है, डार्क कलर की है। तो अब इनका जो प्रेडेटर आता था ना बेटा, प्रेडेटर इसको तो बढ़िया दूर से ही देख लेता था और इसको नहीं देख पाता था, क्योंकि ये वाली जो थी ये क्या कर गई, कैमोफ्लाज कर गई अपने बैकग्राउंड के साथ। ये अपने बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लाज कर गई और इसको देख लिया। तो इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बहुत डाउन हो गई और इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्योंकि ये कैमोफ्लाज कर पा रही थी, ये नहीं कर पा रही थी। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, नेचर ने व्हाइट वाली को सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड, और दूसरी वाली रिजेक्टेड, दूसरी वाली रिजेक्टेड। लेकिन पासा पलट गया भाई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब क्या हुआ, SO2 का लेवल हवा में बहुत ज्यादा हो गया, SO2 का लेवल हवा में बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से लाइकेन्स जो थे यहां पर वो ग्रो नहीं किए, इनका ग्रोथ रुक गया। अब यहां पर ट्री ट्रंक कैसा, ट्री ट्रंक ब्राउन, ऐसे ब्राउन मान लो ये। तो यहां पर आपको ये वाला व्हाइट वाले भी थे, इसके ऊपर ये भी रहते थे। अब ध्यान से समझना, अब क्या हुआ बेटा जी, ये वाला जो था डार्क वाला, डार्क फ्लाई जो थी वो क्या कर रही थी, वो कैमोफ्लाज कर रही थी, और व्हाइट वाली बेचारी दिख जा रही थी एकदम, व्हाइट वाली एक्सपोज्ड। प्रेडेटर ने इसको खा लिया, ये एक्सपोज हो गई है, इसकी पॉपुलेशन गिरती गई और इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। यानी कि अब यहाँ पर कौन सर्वाइव किया, वहां पे व्हाइट सेलेक्ट हुई थी, यहाँ पे नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, डार्क वाली को सेलेक्टेड। इसी को बोला गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आप बोलोगे सर ये तो ह्यूमन की वजह से हुआ है, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, बोल दो एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एवोल्यूशन हुआ बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इसी को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है बात। खैर, इसके आगे ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल आपका इंसेक्ट रेजिस्टेंस का है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ DDT, मतलब DDT से इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गए। तो पहले क्या था, पहले इंसेक्ट मर रहे थे वो सारे DDT से, ठीक है। हुआ क्या, यहां पर ये सारे इंसेक्ट्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं सारे, ठीक है। तो अब इनके ऊपर हमने क्या किया, DDT छिड़कना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन कम होती गई, कम होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। अब ये दो ही बचे, क्योंकि ये दो पहले से ही DDT के लिए रेजिस्टेंट थे और ये वाले नहीं थे। तो यहां पर ये DDT के लिए रेजिस्टेंट वाले बच गए। अब ये DDT रेजिस्टेंट थे, अब इन्होंने ग्रो करके अपनी पॉपुलेशन फिर बनाई, ठीक है ना, अपनी पॉपुलेशन बना ली। अब जो पॉपुलेशन बनी है ये वाली कैसी है, DDT के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको मार दिया DDT से जो रेजिस्टेंट नहीं थे। उस टाइम पर कौन बच रहा था, उस टाइम पे तो सारे बच रहे थे, अब सिर्फ कौन बच रहे हैं, DDT के लिए रेजिस्टेंट बच रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में चला गया। एग्जाम्पल लेके यहां पे मैं बात करता हूं,
यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके बात किया मैंने, जैसे आपने क्या देखा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म देखा, तो आपने देखा कि सब इंडस्ट्री से पहले तो ट्री ट्रंक कैसा था, वाइट था। कौन सी वाली ग्रो कर रही थी, स्मॉल बी वाली। भाई कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी तो क्या होगी, डार्क वाली होगी। इसके अंदर पिगमेंट आ गया, इसके अंदर ये वाइट वाली होगी। तो यानी कि यहां पर एक कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैसी थी बेटा, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, डार्क वालों की बहुत कम पॉपुलेशन, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ये वाली ज्यादा हो गई। देखो ये वाली ज्यादा हो गई है ना, ये वाली ज्यादा हो गई, कौन सी, ब्लैक वाली। तो अब इसका नंबर क्या हो गया, कम हो गया व्हाइट का। अब देखो ब्लैक वाली ज्यादा है, अब व्हाइट वाली कम है। यहां पर क्या था, पहले ब्लैक वाली कम थी, व्हाइट वाली ज्यादा थी। तो आपने बोला कि पीक जो है, पीक शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, इसी को आपने डायरेक्शनल सिलेक्शन बोला। ठीक है, एक पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई कि भाई पहले जो थी वो व्हाइट वाली फ्लरिश कर रही थी, अब डार्क वाली ज्यादा फ्लरिश कर रही है। नेचर ने सेलेक्ट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि डार्क वाली के अंदर जीन डोमिनेंट था, उसके अंदर रेसेसिव था। एक बार भाई रेसेसिव जीन पहले था, वो डोमिनेट कर रहा था, है ना, मतलब उसका फिनोटाइप डोमिनेट कर रहा था, उसके बाद इसका फिनोटाइप डोमिनेट कर रहा था। नेचर कभी जीनोटाइप को सिलेक्ट नहीं करता बच्चों। नेचर को जीनोटाइप से कभी कोई मतलब नहीं है, जीनोटाइप से कोई मतलब नहीं है नेचर को फिनोटाइप से मतलब है, कैसा दिख रहा है उससे मतलब है। पहले उसने रेसेसिव जीनोटाइप को सिलेक्ट कर लिया, फिर डोमिनेंट को कर लिया। एक्चुअली किया किसको, उसके फिनोटाइप की वजह से ऐसा हुआ, जीनोटाइप से कभी। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर एक्ट करता है, जीनोटाइप की फिनोटाइप, नेचुरल सिलेक्शन किसके ऊपर एक्ट करता है, जीनोटाइप की फिनोटाइप। आप बोलोगे सर इट एक्ट्स ऑन फिनोटाइप। क्लियर है बात, ये एकदम क्लियर है। अब थर्ड वाला जो टाइप है, आपने पहला टाइप देखा कौन सा, नॉर्मलाइजिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीसरा है बेटा जी डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है ना। अभी डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, तो मैंने आपको बोला फिर पी कैसी होती है। तो हुआ क्या, गिलहरी थी, एक हमने एग्जाम्पल लिया स्क्वायरल का, स्क्वायरल के अंदर साइज, तो भाई हमने देखा कि मिड साइज की स्क्वायरल जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो बहुत बड़ी है ना, बिग साइज की स्क्वायरल भी बहुत कम है, और स्मॉल साइज की स्क्वायरल भी बहुत कम है ना, ऐसे ही था, राइट। लेकिन जब इनका प्रेडेटर इनको मारने आया तो क्या हुआ, नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, ध्यान से सुनना। स्मॉल साइज वाली जो थी वो अपने मतलब बिलो बरों में घुस के छुप जाती थी। बिग साइज वाली क्या करती थी, वो अपने मतलब उनका साइज इतना बड़ा था कि अपने प्रेडेटर से मस्त लड़ पाती थी। ये जो मिड साइज वाली थी बेचारी, ना तो ये लड़ पाती थी ना ये छुप पाती थी। तो इसकी पॉपुलेशन कम हो गई, इसकी पॉपुलेशन बढ़ी क्योंकि ये छुप पा रही है। इसकी पॉपुलेशन कम हुई, ना छुप पा रही है ना लड़ पा रही है। इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, लड़ पा रही है। तो ग्राफ जो था वो बीच में से टूट गया, स्प्लिट इनटू टू। इसी को डिसरप्टिव सिलेक्शन बोला गया कि पहले तो ऐसा चल रहा था, जैसी नेचर ने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो नेचर एक डायरेक्शन में भी सेलेक्ट कर सकता है, नेचर ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता है, और नेचर ऐसा पीक भी, इसका पीक नैरो भी बना सकता है। ये क्या हो रहा है, पीक जो है, पीक गेट्स नैरोवर। क्लियर है बात, एकदम समझ में आया आप लोगों को। ये थे, दे आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर बच्चों। अब हमने देखना है जेनेटिक बेसिस ऑफ अडेप्टेशन, वो जेनेटिक आधार देखना है कि अडेप्टेशन। आपने बोला सर लेमार्क की बात सही कि डार्विन की बात सही, मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट बदला, बदलते एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ऑर्गेनिजम्स ने बदल लिया, ये लेमार्क साहब ने बोला। लेकिन डार्विन साहब बोलने लगे कि वेरिएशंस, अडेप्टेशन, चेंजेस, बदलाव सब कुछ पहले से ही था,
फिर नेचर ने सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो गए, वही वाले सेलेक्ट हुए जिनके अंदर जिसको नेचर सेलेक्ट करना चाहती थी, जो उस टाइम की नीड थी। बेटा बात समझ में आई? डार्विन के अकॉर्डिंग ये बात सही थी। मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, इंसेक्ट, या मैं एक सब एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, माइक्रोब वाला एग्जांपल ले लो। जैसे जेनेटिक बेसिस ऑफ अडेप्टेशन बताता हूं आप लोगों को मैं। इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट था, नाम है रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। इसको लेडरबर्ग साहब ने दिया था। एक्चुअली दो साइंटिस्ट है, दोनों का नाम ही लेडरबर्ग था, एक का जोसुआ लेडरबर्ग और एक का एस्थर लेडरबर्ग। लेकिन आप लोगों को नहीं जानना, आप समझो कि ये लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये बात देखी कि यार अडेप्टेशंस कैसे आ रहे हैं, तो इन्होंने एक मास्टर प्लेट बनाई। इस प्लेट के अंदर इन्होंने क्या लिया, अगार मीडिया ले लिया, अगार मीडिया ले लिया, ठीक है, और सारे बढ़िया न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिए, और एक लिया बैक्टीरियल सस्पेंशन। ठीक है, एक बैक्टीरियल सस्पेंशन ले लिया, इक्वल बैक्टीरिया ले लिया मान लो। तो यहां पर उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। इसने एक कॉलोनी यहां बनाई, भाई कॉलोनीज बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक कॉलोनी यहां बना ली, एक कॉलोनी यहां पर उसने बनवाई, और एक भाई वो तो थोड़ा थोड़ा डाल रहा था, यहाँ पे कुछ डाले, यहाँ कुछ डाले, यहाँ कुछ डाले। तो इन्होंने कॉलोनीज धीरे धीरे करके कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट मिला, ग्रो करना स्टार्ट किया, 5 कॉलोनीज बन गई। हमने कहा कि भाई ये तो इन्होंने मास्टर प्लेट बना दी है। ठीक है जी, ये इन्होंने मास्टर प्लेट बना दी है। इस बैक्टीरियल सस्पेंशन में से बैक्टीरिया लिया और इसके अंदर ड्रॉपर से ड्रॉप ड्रॉप डाल दिया, बढ़िया। अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं इसकी रेप्लिका बनाऊंगा, और मैं इसकी रेप्लिका 3 बनाऊंगा, 3 रेप्लिका बनाऊंगा। रेप्लिका प्लेट 1, रेप्लिका 2 और रेप्लिका 3। अब बोलोगे सर इसका रेप्लिका बनाओगे कैसे आप? मैं कहता हूं आसान है। देखो मैंने एक ऐसे वुडन ब्लॉक लिया, सिलेंड्रिकल शेप, उसके ऊपर ऐसे वेलवेट क्लॉथ लगा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये वुडन ब्लॉक, और इसके ऊपर लगा दिया ये वेलवेट क्लॉथ। ठीक है जी, और मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, मेरी स्टैंप बन गई है। मैंने इसके ऊपर छापा, ठप, और इसके ऊपर छाप दिया। भाई जब इसके ऊपर छापूंगा तो वेलवेट के ऊपर यहाँ पर मान लो 1 करोड़ बैक्टीरिया, तो कुछ लाख इस पे आ गए होंगे, कुछ इस पे आ गए होंगे। फिर मैंने इसके ऊपर छाप दिया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पर भी उन्होंने फिर इनको यहाँ पर भी धीरे धीरे करके खाना मिला, ग्रो किए, कॉलोनीज बन गई। फिर दोबारा आपने बोला कि यार रेप्लिका प्लेट बन गई, ऐसे ही फिर दोबारा छापा, फिर यहाँ पर भी छाप दिया। फिर यहां पर भी ऐसे ही छाप दिया बेटा। ठीक है, तो इसको यहां पर लिया, इसके ऊपर छापा था, तो भाई इसके ऊपर जितने बैक्टीरिया थे कुछ तो इसके ऊपर आ गए होंगे, इसके ऊपर छाप दिया, फिर इसके ऊपर चले गए बैक्टीरिया, फिर उन्होंने ग्रो करके वापस से उतने नंबर हो गए। भाई डिवाइड कर करके ग्रो तो कर ही जाएंगे। रेप्लिका प्लेट्स बन गई बेटा। लेकिन रेप्लिका प्लेट्स में पता है क्या था, पहले से इनके अंदर अगार प्लस पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डाल दी थी। इसके अंदर भी अगार प्लस पेनिसिलिन डाल दी, इसके अंदर भी अगार प्लस पेनिसिलिन डाल दी। हुआ क्या, मैंने देखा पहली रेप्लिका प्लेट, ध्यान सुनना, मैंने देखा क्या, पहली रेप्लिका प्लेट के अंदर मैंने देखा जैसी पेनिसिलिन डाला तो ये वाली बच गई और ये वाली बच गई, ये तीनों मर गई। ठीक है ना, ये तीनों मर गई। फिर मैंने, अब समझना, अब तीनों मर गई, ये दोनों बच गई, तो हमने बोला कि इनके अंदर तो पहले से जेनेटिक आधार था, पहले से इनके अंदर जीन्स प्रेजेंट थे, पहले से जीन्स प्रेजेंट रहे होंगे, जिसकी वजह से ये अडाप्ट कर गए
है ना, और इनके अंदर जीन्स पहले से प्रेजेंट नहीं रहे होंगे और ये अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो डार्विन की बात सच हो गई। आप बोलोगे सर हो सकता है कि जब पेनिसिलिन डाला हो तब उसके बाद रेजिस्टेंसी डेवलप हो गई हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो बात तो लमार्क साहब की भी सही हो सकती है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी रेप्लिका प्लेट पे देखते हैं। फिर मैंने देखा यार ये दोनों बच गए। दूसरी बार भी कोइंसिडेंस। भाई डार्विन साहब ये बात बोलते हैं कि ये दोनों के अंदर पहले से ही रेजिस्टेंसी डेवलप थी, यही तो हर बार सरवाइव करेगी। लेकिन लमार्क साहब क्या बोलते हैं? लमार्क साहब बोलते हैं कि ये अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करेंगी, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेंगी। तो हमने कहा कि चलो ये पहले इन दोनों ने बदल लिया, हो सकता था अभी लमार्क साहब की बात सही होती तो हो सकता है ये दोनों बदल लेती। फिर इन दोनों नहीं बदला। फिर मैंने तीसरे पे देखा, फिर इन दोनों नहीं बदला, फिर ये तीनों मर गई। तो यार हर बार नेचर बदल रहा है और वही दो बच रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो ऐसी बात रही होगी कि भाई ये दोनों, इसके अंदर पहले से ऐसी कोई चीज प्रेजेंट रही होगी जिसकी वजह से हर बार ये दोनों बच रही हैं। भाई अगर आप लोगों की लड़ाई हो जाए किसी से, आप हर बार उसको मारकर आ जाते हो, इसका मतलब है पहले से ये ना कि आपके अंदर उससे ज्यादा दम है, आपके अंदर उससे ज्यादा जान है, इसलिए मार देते हो। तो ऐसा अगर इक्वल जान होती, एकदम इक्वल जान होती, या तो कभी वो पिट जाता कभी आप पिट जाते। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब तो यही है कि हर बार यही दो बच जा रहे हैं। अब फिर मैंने देखा कि अरे काम करो, इसी का सोल्यूशन, इसका और इसका ही मैंने बहुत पूरा बड़ा सोल्यूशन ले लिया। अभी ये वाले बैक्टीरिया जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशन तो यहां खराब हुई ना पेनिसिलिन आते ही, ये वाला तो अभी पेनिसिलिन से एक्सपोज नहीं है, इसके पास तो कोई खतरा नहीं आया, ये तो अभी एनवायरमेंट से एक्सपोज हुआ ही नहीं। हमने कहा कि चलो कोई नहीं, इसको ही मैं एक्सपोज कराता हूं और इसी को एक्सपोज कराता हूं। मैंने ये लिया, खूब सारा ग्रो कराया और बहुत सारी पेनिसिलिन डाल दी, सारे बच गए। सारे बच गए यानी कि इनके अंदर पहले से एबिलिटी रही होगी, इनके अंदर पहले से रहा होगा। फिर मैंने क्या किया, इसको लिया और इसको लेने के बाद खूब सारा ग्रो कराया, उसके अंदर पेनिसिलिन डाल दी, एक भी नहीं बचा। यानी कि अब तो एकदम प्रूफ हो चुका था, एकदम दिमाग में समझ आ चुका था कि यार नहीं, जो बात मतलब वो बोल रहे हैं ना बेटा, जो बात डार्विन साहब बोल रहे हैं वही सही है। इनके अंदर पहले से ही कुछ था, वो अडेप्टेशन के अंदर पहले से ही था और नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहा है वो, तभी तो ग्रो कर करके नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहा है। यानी कि उनका जेनेटिक आधार भी रहा होगा, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो उन्होंने बोला जेनेटिक बेसिस ऑफ अडेप्टेशन है, यानी कि अडेप्टेशन पहले से ही था, तभी ये कभी नहीं मरे। अगर नहीं हुआ होता, डेवलप हो रहा होता, तो चांसेस होते कि आधी बार तो मर जाए, 10% टाइम तो मर जाए, 20% टाइम तो मर जाए, नहीं डेवलप कर पाया। लेकिन पहले से ही होगा तो हर बारी डेवलप कर जाएगा, है ना। तो ये था जेनेटिक बेसिस ऑफ अडेप्टेशन। बात को प्रूव कर दिया था कि यार जेनेटिक जीन्स जो हैं वो पहले से ही थे रेजिस्टेंस के लिए, बाद में कुछ डेवलप नहीं हुआ भाई। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे आपकी नई स्पीशी बनाएगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है क्या? अगर किसी दो ऑर्गेनिज्म में इंटरब्रीडिंग को रोक दिया, इसी को हमने बोला कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। इंटरब्रीडिंग को रोक दिया, कैसे रोक सकते हो सर? आइसोलेट कर दिया। हो सकता है कि ये प्री जाइगोटिक आइसोलेशन हो जाए और हो सकता है कि जाइगोट बनने के बाद आइसोलेट हो, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। अब इसकी ज्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को जाऊंगा नहीं। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपकी पूरी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि भाई बिहेवियरल आइसोलेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन है, टेम्पोरल आइसोलेशन है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी होता है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है। ऐसी अगर इन पूरे को डिटेल जानना है तो आप अलग से बता सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों की आपके नीट के अंदर इतनी जरूरत नहीं है। इसकी क्या जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं, प्री जाइगोटिक मतलब जाइगोट बनने से पहले ही आइसोलेट किया हमने। क्या कि जैसे मान लो आपने क्या किया, टेम्पोरल आइसोलेशन, या टेम्पोरल से अच्छा है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कर दिया। हुआ क्या, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना। यहां पर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन ए है, ये इससे कई हजारों किलोमीटर दूर पॉपुलेशन बी रहती है, ठीक है जी। ये पॉपुलेशन ए है,
स्पीशीज सेम ही है दोनों की, यहां से कुछ हजारों किलोमीटर दूर पॉपुलेशन पे ही रहती है। ये जो है, ध्यान समझना, ये जो है उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, हाइट जो है वो कम है, ठीक है। इनका देखा गया कि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बेटा जी फेयर है, हाइट जो है वो भी ज्यादा है, ऐसा देखा गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, हजारों किलोमीटर दूर है, इधर इधर से इधर कोई नहीं जाता, इधर से इधर कोई नहीं जाता। भाई आप बोलोगे ह्यूमन तो चला जाता है, और एनिमल्स की बात कर लो, हजारों किलोमीटर कैसे चले जाएंगे, ठीक है। अब बोलेगा कोई सर माइग्रेटरी बर्ड्स, अरे कुछ एग्जांपल्स छोड़ दो, 2-4-5 एग्जांपल्स, बाकी 18 लाख स्पीशीज एनसीईआरटी लिखती है, उनकी बात करो, नहीं जा पाएंगे ना। तो मान लो कि ये फेयर है और ये हाइट इसकी ज्यादा, यहाँ पे डार्क है। अब ध्यान समझना है, ये अपने आपस में इंटरब्रीड करके ये ऐसी पॉपुलेशन बन जाएगी पूरी, इन्होंने आपस में ब्रीड किया होगा, ऐसी पॉपुलेशन बन गई पूरी। तो इनके बीच में और इनके बीच में आपको अंतर देखने को मिलेगा। मान लो एक ये, मान लो ये पॉपुलेशन मान लो चाइना की है, अब इसको भूल जाओ, है ना, डार्क और फेयर वाले को भूल जाओ, चाइना की, और ये जो पॉपुलेशन है ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो आपको दिख रहा है कि इनके अंदर अगर एक चाइनीज पर्सन आपके सामने खड़ा होगा और एक ऑस्ट्रेलियन सामने खड़ा होगा, देखकर डिफरेंसेस बता दोगे ना, क्योंकि ये सब इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। कोई अफ्रीकन खड़ा होगा, नाइजीरियन खड़ा होगा, देख के बता दोगे कि दिस इज फ्रॉम नाइजीरिया। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। नाइजीरियंस जो है वो अपने आपस में ही क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने आपस में ही मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिकन जो है, ऑस्ट्रेलियंस जो है वो ऑस्ट्रेलियंस अपने आपस में ही कर रहे हैं। तो ये करते 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 एक नई स्पीशीज बना रहे हैं, ये करते 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 अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक पॉपुलेशन बनाई जिसमें कुछ ऑस्ट्रेलियंस भी और कुछ नाइजीरियंस भी हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे देखते कई कुछ हजारों सालों बाद ये एक ही पॉपुलेशन बन जाएगी, ये एक ही पॉपुलेशन बन जाएगी। क्यों? इनके बीच में इंटरब्रीडिंग होगी, है ना। नाइजीरियंस और ऑस्ट्रेलियन, ब्लैक और व्हाइट के बीच में इंटरब्रीडिंग होगी, फिर जो आगे जनरेशन आएगी वो जनरेशन मुलाटो होगी, करते 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 एक जनरेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट ध्यान से बनना, डिफरेंट जीन्स आए, इंटरमिक्स हुए और एक नई पॉपुलेशन बने, एक पॉपुलेशन बने। यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट अलग अलग थे, दोनों अलग अलग एरिया के अंदर ही रह के अलग अलग कैरेक्टर्स आए, अलग अलग चीजें और डिफरेंट स्पीशीज बना दी। यहाँ पर तो कैरेक्टर मिलकर एक बनाया, यहाँ पर डिफरेंट ने अलग अलग, इसलिए तो डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट तरीके के लोग मिलते हैं आपको देखने को। बात समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देखो, पंजाब के अंदर पंजाबी हैं, कनाडा के अंदर कैनेडियंस है, दोनों को देख के डिफरेंसेस बता पाते हो आज। लेकिन जिस हिसाब से पंजाब से कनाडा में लोग जा रहे हैं, तो आप कुछ सालों बाद देखोगे वहां पर एक ही टाइप, अब आप कनाडा में जाते हो तो कैनेडियंस मिलता है और पंजाबी मिलता है, ज्यादातर पंजाबी मिलते हैं। लेकिन कुछ 200-300 साल बाद क्या देखोगे, वहां पर एक ही पॉपुलेशन देखने को मिल रही है आपको। तो कैनेडियन और जो पंजाबीज हैं उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में मैरिजेस होंगी, चीजें होंगी, और लास्ट में करते करते एक ही जनरेशन बन जाएगी, एक ही पॉपुलेशन बन जाएगी। तो अगर मैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रखूंगा तो वो आइसोलेटेड रहेंगी, मिक्स कर दूंगा, इंटरब्रीडिंग उनके अंदर होने लगेगी, तो वो मिलकर एक स्पीशी बना रही है। अलग अलग रखूंगा तो अलग अलग कैरेक्टर रहेंगे, सेपरेटेड रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। बात समझ में आई? इसलिए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से भी नई स्पीशीज जन्म लेती हैं, न्यू स्पीशीज। क्लियर बात? अब नेक्स्ट है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं ये साहब? ये साहब कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर देखो अलीलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, ठीक है ना, कांस्टेंट है जनरेशन टू जनरेशन, सिर्फ कुछ कंडीशंस में। अब बोलोगे सर क्या बातें हार्डी वीनबर्ग करके गए हैं, कैसी ये सब बातें हैं? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि इवोल्यूशन के तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं। आपने बोला क्या? मैंने कहा जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, वेरिएशन है, म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, कई सारे कारण है। आपने बोला कि इनके अलावा भी कोई कारण हो सकता है। हार्डी वीनबर्ग ने बोला कि देखो अलील फ्रीक्वेंसी, जीन के अंदर बदलाव होंगे, फ्रीक्वेंसी बदलाव होंगे, आप अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी वही मेंटेन्ड है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो भाई नई पॉपुलेशन, नई स्पीशीज बनेगी।
नई स्पीशीज बनने का मतलब क्या है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो जाए। अगर मेरे जीन्स, मेरे अलील्स, मेरे चीजों में बदलाव ही नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो नई स्पीशीज, नया कुछ बनेगा ही नहीं। बनता ही सिर्फ अलीलिक फ्रीक्वेंसी जीन्स के अंदर बदलाव से ही है, तभी तो नई स्पीशीज बनेगी। इन्होंने बोला कि अगर 5 फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए, इन 5 फैक्टर अगर ये स्टेबल हो जाए, कौन से 5 फैक्टर्स हैं अभी हम बात करेंगे, इन 5 फैक्टर्स अगर स्टेबल हो जाए तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल हो जाएंगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा। पॉपुलेशन हैज टू बी वेरी लार्ज, पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए पहली बात, और 5 कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, दूसरी जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरी जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, चौथी म्यूटेशन, 5वीं नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने बोला इनमें से कुछ भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। नो क्रॉसिंग ओवर, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जीन माइग्रेशन जीन फ्लो, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, इवन नो सेक्सुअल सिलेक्शन कि फीमेल के पास सिलेक्टिव राइट होगा, फीमेल सेलेक्ट करेंगी सुपीरियर मेल को, नो, कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जिसका जिससे मन करेगा वो रैंडम मीटिंग करेगा, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। और पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर लार्ज पॉपुलेशन है और इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आपको पता है भाई, अगर ये सारी बातें अगर मैं कर दूं, ये सब चीजों को जीरो कर दूं इनके, भाई अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा, वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, सिर्फ म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है, म्यूटेशन से वेरिएशन नहीं आ रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, जीन माइग्रेशन जीन फ्लो नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपने सब रोक दिया और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी ले ली, अगर इसके अलावा भी कोई फैक्टर होगा तो पॉपुलेशन कवर कर देगी। तो अगर ऐसा हो गया तो अलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेंगी, कोई इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि फिर इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसी को हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम बोला गया। तो इनका मतलब सिर्फ समझाने का ये था कि इवोल्यूशन के लिए ये 5 कारण है, इन 5 कारणों में से अगर कुछ में भी ऊपर नीचे चीजें होती हैं तो भाई सिंपल सी बात है, फिर तो इवोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बात? अब इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी, सारी बात किसकी हो रही है? सारी बात एलीलिक फ्रीक्वेंसी की है। एलील्स 2 ही है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव, और दोनों को मिला के ये 1 होता है, ठीक है ना, दोनों को मिला के 1 होगा, डोमिनेंट एलील रिसेसिव मिला के 1 होगा। तो इन्होंने बोला कि पी स्क्वायर, ध्यान समझना, ऐसे इन्होंने किया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो फिर क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन्होंने क्या बोला, pp कैपिटल p कैपिटल t, कैपिटल P स्मॉल, मतलब कैपिटल सॉरी P और Q, और यहाँ पे Q और Q, ये भी 1 होंगे। यानी कि इन्होंने बोला कि कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट और कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि हेट्रोजाइगस, और यहां पर स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी 1 होंगे। किस रेशो में होंगे सर? 1, ये 2 और ये 1। ये सब पूरा क्या था, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या थे, इससे कैसे सवाल बनेंगे, 2019 में जो सवाल आया वो कैसे सॉल्व होगा। मेरे बच्चों, मैंने एक ह्यूमन जेनेटिक्स का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ह्यूमन जेनेटिक्स का एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख लोगे, आप सारे सवाल कर पाओगे जितने नीट में पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं। ये था हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।